नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही निजी किताब की परतों को खोलने जा रहे हैं। जी। यह है अरुंधति रॉय का पहला संस्मरण, उनकी यादों पर आधारित किताब, और शीर्षक है मदर मैरी कम्स टू मी। हाँ, ये किताब अरुंधति रॉय और उनकी माँ मैरी रॉय के रिश्ते पर है और ये रिश्ता काफी पेचीदा रहा है, जैसा कि पता चलता है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक माँ बेटी की कहानी नहीं लगती, बल्कि इसमें केरल का पूरा माहौल, व्यक्तिगत संघर्ष और हाँ, एक लेखिका के बनने की पूरी यात्रा भी शामिल है। सही कहा। इस पर बात करने के लिए हमारे पास किताब के कुछ हिस्सों के सारांश है और कुछ रिव्यूज भी हैं, जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, वोग इंडिया, वल्चर, किर्कस रिव्यूज। अच्छा। तो हमारा इरादा यही है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें कि किताब के मुख्य विचार क्या है, भावनाएं क्या है। और शायद शुरुआत उस एक लाइन से करें जो कई जगह आई है कि मैरी रॉय अपनी बेटी के लिए पनाह भी थी और तूफान भी। शेल्टर एंड स्टॉर्म। अरे हाँ, ये लाइन तो जैसे पूरे रिश्ते का सार बता देती है ना। बिल्कुल, कितना विरोधाभास है इसमें। इसी से पता चलता है कि ये रिश्ता कितना उलझा हुआ रहा होगा। तो चलिए इसी सोच के साथ इस किताब की दुनिया में उतरते हैं। पहला संस्मरण है ये अरुंधति रॉय का, और फोकस है माँ के साथ उनका रिश्ता। हाँ, कहानी उनके बचपन से शुरू होती है, केरला से, और फिर उनके एक बड़ी लेखिका, एक्टिविस्ट बनने तक जाती है। और ये किताब ऐसा नहीं कि बस यूं ही आ गई, बाकायदा प्लान है। अमेरिका में स्क्रिबनल इसे ला रहा है सितंबर 2025 में। अच्छा, 2 सितंबर को। हाँ, और इंडिया में पेंगुइन रैंडम हाउस। हार्ड कवर है, करीब 352 पन्नों की। तो मतलब एक ठीक ठाक वजनदार किताब होने वाली है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अगर कहानी के फ्लो को देखें तो ये समय के साथ आगे बढ़ती है। शुरुआत बचपन के संघर्षों से। हाँ, वो 1960s का दौर, जब मैरी रॉय अपने पति से अलग होकर अरुंधति को लेकर घर छोड़ देती हैं। ऊटी, फिर केरल। जिंदगी आसान नहीं थी, बीमारी, पैसों की किल्लत, मतलब एक अनिश्चितता का माहौल था। हाँ, रिव्यूज में भी इसका जिक्र है, और खास बात यह है कि ये सब अरुंधति के बचपन की नजरों से दिखाया गया है। वो मासूमियत और साथ ही वो कठोरता दोनों महसूस होती होंगी पढ़ने में। बिल्कुल। फिर कहानी स्कूल के दिनों तक पहुंचती है और यहाँ टकराव शायद और बढ़ जाता है। हाँ, क्योंकि मैरी रॉय ने वो मशहूर स्कूल खोला था, पल्लीकुडम। हाँ, पल्लीकुडम, केरल में। काफी नाम है उस स्कूल का। मैरी रॉय एक तरह से विजनरी प्रिंसिपल थी, सख्त भी और बदलाव लाने वाली भी। उनका एजुकेशन मॉडल भी तो काफी अलग था, है ना? प्रोग्रेसिव माना जाता था। जी हाँ, अनुशासन, आर्ट, सोशल अवेयरनेस, सबको जोड़ने वाला। लेकिन यही वो विरोधाभास फिर से आ जाता है। स्कूल में इतनी क्रांतिकारी, हाँ, और घर पर संस्मरण के हिसाब से उतनी ही सख्त, बल्कि कभी कभी अपमानजनक भी। सही। ये बात कई रिव्यूज में उठाई गई है कि पब्लिक इमेज और प्राइवेट बर्ताव में कितना फर्क था। और शायद इसी वजह से 18 साल की उम्र में अरुंधति रॉय घर छोड़ देती हैं। हाँ, दिल्ली आ जाती हैं आर्किटेक्चर पढ़ने। और यहीं से वो अपना रास्ता खुद बनाती हैं, जिसे फाइनेंशियल टाइम्स ने सेल्फ मेकिंग कहा है। आसान नहीं रहा होगा ये सब। बिल्कुल नहीं, अकेले अपनी पहचान बनाना। फिर उनका रास्ता लेखन की तरफ मुड़ता है। पहले स्क्रीन प्ले, फिर निबंध, और फिर आया वो बड़ा मोड़ 1997 में, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। हाँ, उनका पहला उपन्यास, और आते ही बुकर प्राइज दुनिया भर में नाम हो गया। जी, पर दिलचस्प बात यह है, और ये रिव्यूज में भी नोटिस किया गया है, कि बुकर के बाद वो रुकी नहीं। मतलब वो उस शोहरत वाली आसान राह पर नहीं चली। उन्होंने एक अलग, ज्यादा मुश्किल रास्ता चुना। सीधे राजनीतिक, सामाजिक मुद्दों पर लिखना शुरू कर दिया। हाँ, नर्मदा आंदोलन हो, कश्मीर हो, राष्ट्रवाद पर उनकी राय हो, बहुत बेबाकी से लिखा उन्होंने। बिल्कुल। वो खुद को राइटर एक्टिविस्ट कहलाना पसंद नहीं करती, ऐसा फाइनेंशियल टाइम्स में जिक्र है। अच्छा। पर उनका लेखन हमेशा दुनिया के ज्वलंत मुद्दों से जुड़ा रहा है। और फिर इस संस्मरण का एक तात्कालिक कारण भी है। हाँ, उनकी माँ का निधन। मैरी रॉय का निधन हुआ 2022 में, और उसके बाद ही अरुंधति ने ये लिखना शुरू किया। तो ये एक तरह से शोक का नतीजा है, ग्रीविंग प्रोसेस का हिस्सा। हाँ, और पब्लिशर नोट्स में लिखा है कि ये यादें बहुत रॉ हैं, मतलब कच्ची, बिना फिल्टर के। कहीं गहरा दुख है, कहीं अजीब सा डार्क ह्यूमर, और कहीं ऐसी बातें जो पढ़ने वाले को शायद असहज कर दे। तो ये सिर्फ यादें नहीं, बल्कि एक तरह का आत्ममंथन है, खुद से हिसाब किताब करना। बिल्कुल। और इसी पॉइंट पर मैरी रॉय का किरदार और ज्यादा फोकस में आ जाता है। वो तो कहानी की धुरी है। हाँ, वही पनाह भी और तूफान भी वाली बात। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, उनके कैरेक्टर की सच्चाई लगती है। उनकी पब्लिक इमेज देखें तो कमाल की है। एक क्रांतिकारी महिला। जी हाँ, जिसने केरल के पेट्रियार्कल सिस्टम को चैलेंज किया। और वो केस
मैरी रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1986 का सुप्रीम कोर्ट केस। ऐतिहासिक केस था वो, जिसने केरला की सीरियन क्रिश्चियन औरतों को पिता की संपत्ति में बराबरी का हक दिलाया। मैरी रॉय उस लड़ाई का चेहरा थी। ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं थी, ये तो सामाजिक बदलाव की मिसाल थी। सही। और शिक्षा में उनका काम, पल्लीकुडम स्कूल की स्थापना 1967 में। उस जमाने में ऐसा स्कूल खोलना, हाँ, जब सब पारंपरिक ढर्रे पर चल रहे थे। उनका मॉडल तो अनुशासन, कला, क्रिटिकल थिंकिंग सबको साथ लाता था। बिल्कुल, एक अनूठी पहल थी। लेकिन फिर आता है वो लेकिन। संस्मरण में एक अलग तस्वीर है, ज्यादा जटिल, ज्यादा दर्दनाक। किताब में उनके गुस्से, उनकी अस्थिरता और कभी-कभी भावनात्मक या शायद शारीरिक रूप से भी कठोर परवरिश के किस्से हैं। ये वो माँ है जो पब्लिक हीरो वाली इमेज से एकदम अलग है। फाइनेंशियल टाइम्स के रिव्यू में भी कुछ ऐसे मुश्किल पलों का जिक्र है। तो ये अनुभव अरुंधति रॉय पर कितने गहरे असर छोड़ गए होंगे, अंदाजा ही लगा सकते हैं। क्या ऐसा कह सकते हैं कि इन्हीं अनुभवों ने उन्हें वो बनाया जो वो आज है, मतलब उतनी ही संवेदनशील और उतनी ही विद्रोही? ये बड़ा सवाल है। शायद हाँ, ट्रॉमा, मुश्किल अनुभव इंसान को तोड़ते भी हैं और कभी-कभी एक नई तरह की ताकत भी देते हैं। और शायद यही विरोधाभास मैरी रॉय के किरदार को इतना रियल और मानवीय बनाता है। वो न देवी थी, न पूरी तरह विलन, एक कॉम्प्लेक्स इंसान जिनमें रोशनी भी थी, अंधेरा भी। ये सोचना ही अजीब लगता है कि एक ही इंसान पब्लिक लाइफ में इतना प्रोग्रेसिव हो, दूसरों को एम्पावर करे, हाँ। और अपने सबसे करीबी रिश्ते में अपनी बेटी के साथ इतना मुश्किल या शायद नुकसानदेह भी हो। ये हमें याद दिलाता है कि पब्लिक फिगर्स को सिर्फ उनकी बाहरी छवि से नहीं आंकना चाहिए। सही बात है। और यहीं से हम अरुंधति रॉय के खुद के सफर पे आते हैं, उनके सेल्फ मेकिंग पे। हाँ। घर से दूर दिल्ली आना, आर्किटेक्चर पढ़ना, ये सब अपनी शर्तों पर जीने की कोशिश थी, अपनी पहचान बनाने की। बिल्कुल। फिर लेखन में आना, स्क्रीन प्ले, और फिर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जो काफी हद तक उनके अपने बचपन के अनुभवों से प्रेरित भी था, हालांकि फिक्शनल था। हाँ, और उस किताब ने तो दुनिया भर में पहचान दिलाई। फाइनेंशियल टाइम्स में उनकी इस यात्रा और उनकी यूनिक लिटरेरी आवाज की बात की गई है। लेकिन जैसा आपने पहले कहा, बुकर के बाद का रास्ता चौंकाने वाला था। हाँ, अप्रत्याशित था। ज्यादातर लेखक उस सफलता को बुनाते हैं और फिक्शन लिखते जाते हैं, पर रॉय ने अलग रास्ता लिया। बिल्कुल। उन्होंने मुख्य धारा की प्रसिद्धि से जैसे थोड़ी दूरी बना ली और सीधे राजनीतिक अखाड़े में उतर गई। बड़े बांध, न्यूक्लियर वेपन्स, नव उदारवाद, अमेरिकी नीतियां, इन सब पर तीखे निबंध लिखे। वल्चर जैसे रिव्यूज इसे उनके बुनियादी विद्रोही नेचर से जोड़ते हैं। हाँ, शायद घर छोड़ना पहला विद्रोह था और सत्ता पर सवाल उठाना उसी का अगला कदम। ये कनेक्शन दिलचस्प है कि कैसे किसी का निजी इतिहास, उसके संघर्ष, उसकी सार्वजनिक आवाज और राजनीतिक विचारों को शक्ल देते हैं। उनका लेखन सिर्फ किताबी नहीं लगता, उसमें एक भोगा हुआ सच महसूस होता है। हाँ, उसमें एक अर्जेंसी होती है, और ये हमें इस संस्मरण की थीम और स्टाइल पर लाता है। जी, सबसे सेंट्रल थीम तो माँ बेटी का रिश्ता ही है। प्यार, नफरत, गुस्सा, दया, शर्म, समझ, सब कुछ उलझा हुआ। कोई सीधी कहानी नहीं है, ये भावनाओं का एक जाल है। फाइनेंशियल टाइम्स में रॉय का वो कोट है ना कि लिखते हुए आधा हिस्सा दर्द सह रहा था और आधा नोट्स ले रहा था। हाँ, कितना पावरफुल वाक्य है ये। ये दिखाता है कि एक लेखक कैसे अपने गहरे ट्रॉमा को देखता है, समझता है और फिर उसे आर्ट में बदलता है। बहुत मुश्किल प्रक्रिया होगी ये। यकीनन, एक तरह की भावनात्मक सर्जरी। और किताब का टाइटल भी तो कितना सोचने वाला है, मदर मैरी कम्स टू मी। हाँ, वोग इंडिया के मुताबिक ये बीटल्स के गाने लेट इट बी से है। When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. बिल्कुल, ये लाइन मुश्किल में मिलने वाले सुकून या शांति का प्रतीक है। अब यहाँ मदर मैरी, वर्जिन मैरी भी हो सकती हैं और खुद उनकी माँ मैरी रॉय भी। ये टाइटल ही रिश्ते की उस जटिलता और शायद उसमें छिपी किसी कोमलता की तरफ इशारा करता है। सही है। किताब के टोन की भी काफी बात हो रही है। बहुत पर्सनल है लेकिन पॉलिटिकल भी, और एक खास चीज है वो हास्य, सार्डोनिक ह्यूमर। हाँ, मतलब तीखा व्यंग्यात्मक मजाक जो कड़वी सच्चाई पर चोट करे, हंसाते हंसाते चौंका दे या असहज कर दे। पब्लिशर के नोट्स में इसे आश्चर्यजनक, कभी कभी परेशान करने वाला और आश्चर्यजनक रूप से मजेदार कहा गया है। हाँ, ये मिश्रण पाठक को एक अलग ही अनुभव देता है।
एक पल आप इमोशनल होते हैं, अगले पल हंसते हैं, फिर शायद असहज महसूस करते हैं। जिंदगी की तरह ही। अच्छा, और लिखने का स्टाइल, क्या ये सीधी कहानी है? नहीं, पारंपरिक संस्मरण जैसा नहीं है। ये ज्यादातर टुकड़ों में बंटी यादें लगती हैं, फ्रैगमेंटेड। जैसे यादें आती हैं दिमाग में, कभी कोई घटना, कभी कोई चेहरा। हाँ, और इसमें कुछ थीम बार बार आती हैं। नेचर, घर, पानी, स्कूल, सफर, ये इन बिखरी यादों को जोड़ती हैं। और भाषा तो रॉय की पहचान है। लयबद्ध, पोएटिक, एकदम अपनी। किर्कस और वल्चर्स जैसे रिव्यूज ने भी इसकी तारीफ की है। तो मतलब ये पर्सनल और पॉलिटिकल का, हाँ। दर्द और ह्यूमर का, बिखराव और जुड़ाव का एक अनूठा संगम है। बिल्कुल। और यही सवाल उठता है कि इस तरह का लेखन इतना असरदार क्यों होता है? शायद ईमानदारी की वजह से। हाँ, शायद बिना किसी बचाव के। ये दिखाता है कि हमारी पर्सनल लाइफ कभी भी हमारे आसपास के समाज, राजनीति, इतिहास से अलग नहीं होती। दोनों एक दूसरे में गुथे हुए हैं। बिल्कुल। रॉय का संस्मरण इसी कनेक्शन को दिखाता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस किताब से निकलने वाले कुछ मुख्य निष्कर्ष क्या होंगे? हमने 5 पॉइंट सोचे थे। हाँ, पहला तो मैरी रॉय का वो दोहरा चरित्र। एक तरफ वो फेमिनिस्ट हीरो, कानूनी लड़ाई जीतने वाली, जैसा द न्यूज मिनट वगैरह बताते हैं। हाँ, और दूसरी तरफ घर पर एक मुश्किल, यहाँ तक कि डराने वाली माँ, जैसा संस्मरण और रिव्यू से पता चलता है। ये दोनों पहलू विरोधाभासी लगते हैं, पर दोनों ने मिलकर अरुंधति को घड़ा। बिल्कुल। दूसरा निष्कर्ष है अरुंधति का अपना विद्रोही स्वभाव। घर छोड़ना उनका पहला विद्रोह था। हाँ, वल्चर ने कहा था पहला विद्रोह। और ये विद्रोह बाद में उनकी पहचान बन गया, चाहे अपनी पहचान बनाना हो या सत्ता के खिलाफ बोलना। उनका लेखन इसी प्रतिरोध से जुड़ा है। तीसरा पॉइंट क्या था? शोक से रचना का जन्म। माँ के निधन के बाद ये किताब लिखना सिर्फ याद करना नहीं, बल्कि एक तरह का सेल्फ रेकनिंग है। खुद से हिसाब करना, अतीत से सुलह करना या शायद ना कर पाना। हाँ, और उस अनुभव से कुछ नया बनाना। चौथा निष्कर्ष था लोकल और ग्लोबल का कनेक्शन। कहानी केरल से शुरू होती है, निजी यादों से। लेकिन ये वहीं सीमित नहीं रहती। ये यादें बाद में रॉय के ग्लोबल पॉलिटिकल कंसर्न से जुड़ जाती हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा था कि ये दोनों धाराएं मिलकर कहानी को गहराई देती हैं। ये सिर्फ एक परिवार की नहीं, हमारे जमाने की कहानी भी बन जाती है। और पांचवा निष्कर्ष था पढ़ने का अनुभव। ये किताब इमोशनली भारी हो सकती है, हाँ। लेकिन इसमें एक अजीब सी सुंदरता भी है, वो सैवेज ग्रेस वाली बात। क्रूर सुंदरता। ये दिल दुखा सकती है, पर इसमें सच्चाई की एक निर्मम चमक है। कठोर यथार्थ को कलात्मक ढंग से पेश करना। बिल्कुल। ये निष्कर्ष किताब की मल्टीलेयर्ड नेचर को दिखाते हैं। ये सिर्फ माँ बेटी की कहानी नहीं, बल्कि परिवार, एक्टिविज्म, आर्ट, मेमोरी, इन सब पर एक गहरा विचार है। सही कहा। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम अपने इतिहास को, अपने पेरेंट्स की लेगेसी को कैसे देखते हैं और कैसे पर्सनल ट्रॉमा क्रिएटिव एनर्जी बन सकता है। अच्छा, और किताब को लेकर शुरुआती रिएक्शन कैसा है? काफी अच्छा। जैसा हमने कहा, फाइनेंशियल टाइम्स, वल्चर, वॉल स्ट्रीट जर्नल, scroll.in सबने तारीफ की है। माँ बेटी के रिश्ते की जटिलता, रॉय की पॉलिटिकल आवाज, उनकी पावरफुल राइटिंग, इन सब की तारीफ हुई है। हाँ, और ये भी अहम है कि ये किर्कस प्राइज फाइनलिस्ट रही है। हाँ, ये पब्लिशर पेज पर लिखा था। ये इसकी लिटरेरी इम्पोर्टेंस को दिखाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक सेलिब्रिटी संस्मरण नहीं, साहित्यिक कृति भी मानी जा रही है। तो कुल मिलाकर अरुंधति रॉय का संस्मरण मदर मैरी कम्स टू मी एक कच्ची, ईमानदार, बहुस्तरीय पड़ताल है। माँ बेटी के रिश्ते की, शोक की, कला के जरिए खुद को खोजने की और प्रतिरोध की। और अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इस पूरी चर्चा से ही निकला है। क्या हम किसी पब्लिक फिगर जैसे मैरी रॉय की सार्वजनिक छवि को उनके निजी जीवन के सच से, खासकर उस दर्द से जो उन्होंने दूसरों को दिया हो, पूरी तरह अलग कर सकते हैं? ये मुश्किल सवाल है। और अरुंधति रॉय का ये संस्मरण हमें इस जटिल विरासत को समझने, स्वीकार करने और शायद उससे आगे बढ़ने की प्रक्रिया के बारे में क्या सिखाता है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि इंसानी रिश्ते कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं, पब्लिक मुखौटों के पीछे कितनी कहानियां होती हैं। हाँ, कैसे यादें हमें बनाती हैं और कैसे निजी चोट कभी-कभी सबसे ताकतवर आवाजों को जन्म देती हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए काफी कुछ है। जी। आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया। शुक्रिया।